हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी का जो सीआरपीसी संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय 2022 में दिए गए हैं उनको आगे पढ़ेंगे। 4 निर्णय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले टर्म पे। आज 5वें निर्णय से शुरू करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिया है। क्या है पहले 5वां निर्णय, पहले देखें। आज का पहला, वैसे 5वां। नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या प्रावधान है ये एग्जैक्टली जो आपकी सीआरपीसी की धारा 190 है, जिसमें कहा गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान, अपराधों का संज्ञान, उससे संबंधित मामला है। धारा 190 एक खा का मामला है। क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रश्न उठा है, देखें। क्या कोई मजिस्ट्रेट जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 एक खा के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान लेते समय किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है जो पुलिस रिपोर्ट से एक अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है और ना ही उसका नाम पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में उल्लिखित है। कहने का मतलब है, प्रश्न ये उठा है कि जो मजिस्ट्रेट है अपराध का संज्ञान करते समय जो 190 एक धारा 190 एक खा के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान ले रहा है, क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी कर सकता है जो उस पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है और ना ही कॉलम 2 में उसका उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का अवधारण करना है सुप्रीम कोर्ट को और उसने इस निर्णय में इस प्रश्न का अवधारण करके दिया है। देखें निर्णय सार को। जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रावधान को सिर्फ आपको अपने लिए समझना है और निर्णय सार आपको निर्णय में लिखना है। क्या है निर्णय सार, देखें। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश तथ्य दर्शित करते हैं कि कोई अपराध कारित किए जाने में पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित या रिपोर्ट के कॉलम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी संलिप्त है, तब उस प्रकरण पर मजिस्ट्रेट उक्त अपराध का संज्ञान लेने के साथ साथ उक्त अन्य व्यक्ति को भी सम्मन जारी कर सकता है। तदनुसार मजिस्ट्रेट का अपीलार्थी के विरुद्ध सम्मन जारी किया जाना, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी किया था, अनुमोदित अपील निरस्त। मामला आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या। जो मजिस्ट्रेट धारा 190 एक खा के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान ले रहा था, विचारण कर रहा था, तो उस संज्ञान के दौरान उसने देखा कि एक अन्य व्यक्ति भी उस मामले में लिप्त लग रहा है। हालांकि उस व्यक्ति का ना तो कहीं पर FIR में नाम है और ना ही जो FIR के कॉलम 2 होता है उसमें कहीं उसका उल्लेख किया गया है। फिर भी मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति के विरुद्ध एक सम्मन जारी किया, उसको कोर्ट में बुलाया। इन्होंने क्या कहा कि ये विधि विरुद्ध है, हमें सम्मन नहीं किया जाना चाहिए था। इन्होंने पहले उच्च न्यायालय में अपनी अपील की, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को निरस्त कर दिया। कहा कि भाई आप अगर मजिस्ट्रेट की नज़र में है कि ऐसा लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि आप इस अपराध से संबंधित हैं या इसमें लिप्त थे, इसमें इन्वॉल्व थे, तो मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि वो आपको सम्मन करे। आप इसके विरुद्ध अपील करने के हकदार नहीं है, आपकी अपील नहीं मानी जाएगी क्योंकि मजिस्ट्रेट को पूरा मामला निपटाना है और मजिस्ट्रेट पूरी तरह से सक्षम है कि वो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सम्मन कर सके जो अपराध में लिप्त लग रहे हैं, चाहे उनका नाम FIR में हो चाहे ना हो। वो सम्मन कर सकता है, उनको बुला सकता है, उनसे प्रश्न कर सकता है, उनकी परीक्षा कर सकता है। ये सारे अधिकार मजिस्ट्रेट को हैं। इस तरह से ये मामला जो था नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य डिसाइड हो गया।
बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि धारा 190 बहुत पूछी जाती है, मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान से संबंधित धारा है ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये केस लॉ। और उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए और भी, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हैं उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस निर्णय बहुत छोटा सा निर्णय है, निर्णय सार को आप 2-4 लाइनें भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। आप पूरा समझ लिया करिए वीडियो को और चला दिया करिए वीडियो बार बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम हॉल में आराम से 2-4-6 लाइनें लिख के चले आएंगे जो आपको पूरे नंबर दिलाएंगी। बहुत अच्छा असर पड़ता है केस लॉ अगर आपने लिखा है तो। अब चूंकि समय आपके पास 20 दिन से भी कम हो गया है, इसलिए हमने अपना नंबर बार बार हम कह रहे हैं सर्कुलेट कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर 9450770672। ये आपकी मदद के लिए है कि जो आपका एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, बहुत प्रेशर आप महसूस करते हैं और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस में, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, जो आपके जजमेंट राइटिंग है, इन सब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं और टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या आंसर राइटिंग है, उन सारी चीज़ों के सब बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि इसकी हमने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है, 500 रुपये दे के आप रजिस्टर करा लें और जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे उनके लिए ये फ़ीस रिफंडेबल है, हम फीस भी रिफंड कर देंगे। अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें पूरा सिलेबस है। उसके बाद ये केस लॉज भी हैं 2022 के सुप्रीम कोर्ट के, और 18 से लेकर 21 तक के जो केस लॉ हैं वो हमने उन्हीं धाराओं में, जब हमने आपको सेक्शंस पढ़ाए हैं, जब हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है वहाँ पर दे दिए हैं। 22 के अब एक साथ दे रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट केस लॉ से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है प्रोसीजर का ज़्यादातर, इसलिए केस लॉज ये हम अलग से पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत कायदे से करिए, इन्हीं से प्रश्न मिल जाएगा आपको। हम ये कह रहे थे कि अगर आप डे वाइज पढ़ना चाहते हैं, आप हमारा चैनल डाल दीजिए डायरेक्ट यूट्यूब पे @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे। अब आप डे वाइज पढ़ना चाहें, डे 1 से लेकर डे 100 तक सारे वीडियो के साथ हमने PDF लगाया है। जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर को टच कर दीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए और वीडियो को बार बार चलने दीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे चाहे आप वैसे पढ़ें, कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क करें। और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सारे दोस्तों को अपने मैटर शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कंप्लीट मैटर है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेक्शन है, ये आपको बहुत आसानी से सिलेक्शन दिला देगा। मैटर बहुत मेहनत से मैटर हमने बनाया है, इसलिए प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपको हमेशा ये लगातार अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो आप हमारी इन्फॉर्मेशन को तुरंत पा जाएंगे। चलें हम लोग अगले पेज पर। जो छठा निर्णय है CRPC का, वो कई एक धाराओं से संबंधित है, जैसा कि हमने प्रावधान में बताया है। निर्णय क्या है पहले समझें। चंडी पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। किन किन धाराओं का प्रावधान है देखें हम लोग। धारा 227, 228 और 300 का पहला कॉलम, 301, ये CRPC की धाराएं हैं, इनसे संबंधित ये मामला है। प्रथम FIR, प्रथम रिपोर्ट या प्रथम FIR पर आधारित अभियोजन में दोषमुक्त होने के बाद दूसरे मामले, उसी मामले में प्रस्तुत दूसरी FIR पर आधारित अभियोजन में अपीलार्थी अभियुक्त के द्वारा धारा 227 के अंतर्गत कार्रवाई में धारा 301 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के अस्वीकृति की वैधता, जहां की विचारणा न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 227 के अंतर्गत उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार किए जाने के समय पर ही धारा 301 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को इस संप्रेक्षण के साथ अस्वीकार कर दिया कि उक्त आवेदन पर विचार धारा 228 के अंतर्गत आरोप विरचित के प्रक्रम पर किया जाए। पुनः उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित आदेश दिनांक 27/6/2022 के द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि कर दी। पहले तो मामला समझ लीजिए क्या है, पहले धाराएं समझ लीजिए।
धारा 227 जो है वो अभियुक्त को उन्मोचित करने से संबंधित है, और धारा 228 जो है वो जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है उससे संबंधित है। और ये सारी ये दोनों धाराएं जो है पुलिस रिपोर्ट के मामलों से संबंधित हैं। दोनों धाराएं, चाहे वो 227 हो या 228 हो, दोनों सेशन ट्रायल से संबंधित धाराएं हैं। हुआ क्या है, मामला पहली एफआईआर हुई, उसमें दोष मुक्त होने के बाद उसी मामले में दूसरी एफआईआर हुई है, और उसमें अभियोजन ने जो है अपीलार्थी अभियुक्त जो है उसको 2227 के अंतर्गत उन्मोचित किया है, जब वो जो है 301 धारा 300 कहती है, एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त होने के बाद उसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं होगा। तो जब उसका 301 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन किया गया, मतलब उसने कहा कि हमारा एक बार विचारण हो चुका है, तो जो न्यायालय है उसने 301 के जो आवेदन था उसको अस्वीकृत कर दिया। जहाँ की विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा के अंतर्गत अनुमोचित प्रार्थना पत्र पर विचार किए। हुआ क्या, मामला असल में ये 227 के अंतर्गत उन्मोचित हो गए। 227 में उन्मोचन का अधिकार है, उन्मोचित कर दिया जाता है। उन्मोचन का मतलब दोष मुक्ति नहीं है, दोष सिद्धि नहीं है। इसी आधार पर ये चाह रहे थे कि इनका उन्मोचन हुआ है, दोष मुक्त हुए हैं ये, सॉरी उन्मोचित नहीं हुए, बल्कि पहले एफआईआर में दोष मुक्त हुए, तो दोष मुक्त हो गए या दोष शुद्ध हो गए, इसका मतलब ये 300 के अंतर्गत आ गए, दोष मुक्त हो गए, इसलिए इनका दोबारा विचारण नहीं होना चाहिए। मगर दूसरे मामले में जो दूसरी एफआईआर हुई है उसमें ये उन्मोचित हुए 227 के अनुसार, और उन्मोचित होने के कारण विचारण न्यायालय ने, जब इन्होंने क्या किया, 300 के अंतर्गत बचाव लेना चाहा कि हम उन्मोचित हुए हैं, तो उन्मोचन का बचाव धारा 300 में नहीं है। धारा 300 सिर्फ कहती है दोष मुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं होगा। तो विचारण न्यायालय ने, जो अपीलार्थी था, इन्होंने अपील की थी कि अब हम उन्मोचित हो चुके हैं, अब हमारा विचारण नहीं होना चाहिए 300 के अंतर्गत। तो विचारण न्यायालय ने इनके उन्मोचन के लिए जो इनका आवेदन था उसको निरस्त कर दिया, और विचारण न्यायालय ने ये कह के निरस्त कर दिया कि आपका 227 के बाद 228 आती है धारा, जिसमें आरोप विरचित होता है। तो जिस न्यायालय में आपका विचारण हो रहा था वही न्यायालय आप पर आरोप विरचित करेगा, और इसलिए आपका मामला वहीं पर सुना जाएगा और आपको धारा 300 का लाभ नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय ने भी उस पर मोहर लगा दी, कह दिया कि जो विचारण न्यायालय था उसका आदेश ठीक था, उसने इनके 227 के आधार पर धारा 300 का फायदा ना देकर ठीक किया, और उस विचारण न्यायालय ने मतलब जो विचारण न्यायालय के अनुसार ये ठीक था निर्णय कि अब इन पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो, ये कह के उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के जो निर्णय था उस पर मोहर लगा दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझ लें। मैटर आप समझ गए होंगे। एक व्यक्ति है, उस पर 2 एफआईआर हुई हैं एक ही मामले में। पहली एफआईआर में वो दोष मुक्त हो गया है, और उसी मामले में दूसरी जो एफआईआर हुई है उस पर उन्मोचित हुआ है, दोष मुक्त नहीं हुआ है। तो उन्मोचित होने के अनुसार होने के कारण ये धारा 300 के अंतर्गत इनका विचारण हो रहा है पुनः। अब ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की शरण में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखें। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 301 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार न करके त्रुटि कारित किया है।
उसे उक्त आवेदन पर विचार करना चाहिए था, और यदि अपीलार्थी का धारा 327 अपठित 301 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन विचारण न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, केवल तब ही कब अस्वीकार कर दिया जाता है, केवल तब ही धारा 228 के अंतर्गत आरोप विरचन के प्रकरण पर लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी उपर्युक्त पहलू पर विचार नहीं किया, और अतः आक्षेपित आदेश जो उच्च न्यायालय का था वो भी निरस्त। आवेदन उपर्युक्त के विचार में निस्तारित करने हेतु प्रेषित। कहने का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने कहा था, इन्होंने बचाव लिया था कि भैया हमें 300 के अनुसार विचारणा नहीं किया जाना चाहिए था, उनकी बातों को इस बात पर विचारण न्यायालय को सोचना चाहिए था कि पहले ये दोष मुक्त हो चुके हैं तो इनको धारा 300 का लाभ मिलना चाहिए था। उसके अलावा जब उच्च न्यायालय के पास मामला आया तो उच्च न्यायालय को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था, और इनको धारा 300 का लाभ देना चाहिए था। ना दिया तो दोनों ही न्यायालयों ने त्रुटि कारित की। इसलिए अब ये मामला फिर से हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। इस मामले को अब आप ध्यान से देखिए, और जो पहले के आपके निर्णय हैं, चाहे वो विचारण न्यायालय के हों चाहे उच्च न्यायालय के हों, उन निर्णयों को जो इस मामले से संबंधित है हम निरस्त कर रहे हैं, और आगे इस मामले को आप निस्तारित करें, ये हम आपको निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। इस तरह से ये मामला इन्होंने निपटा दिया। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर दोषमुक्त हुआ है, कोई व्यक्ति दोषमुक्त हुआ है तो उसका विचारण नहीं होगा धारा 300 के अनुसार, और अगर वो उन्मोचित हुआ है तो उस पर विचार करना चाहिए कोर्ट को। उन्मोचित का मतलब दोष सिद्ध नहीं है। अगर वो उन्मोचित हुआ है तो उस पर न्यायालय को सोचना चाहिए और उस तरह से प्रक्रिया करना चाहिए जैसा कि विधि में बताई गई है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को डिसाइड कर दिया। अब हम लोग अगले निर्णय पर चले। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, निर्णय नंबर 7, क्योंकि ये संविधानिक पीठ का निर्णय है। हालांकि इससे पहले जो हमने केस लॉ आपको 6 नंबर का पढ़ाया था वो भी संविधानिक पीठ का निर्णय था। निर्णय 7 क्या कहता है, सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ है इस केस में, पहले प्रावधान समझ लें। ये जो CRPC की बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 319, उससे संबंधित है। धारा 319 हमने पढ़ाई है, आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है अपने टॉपिक में, अपने लेक्चर में हमने। इसमें बताया गया है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई, कि अगर कोई दोषी प्रतीत हो रहा है व्यक्ति, उसके लिए किस तरह की कार्रवाई होती है, ये 319 धारा CRPC में बताया गया है। क्या था देखिए मामला। संविधानिक पीठ के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 से संबंधित निर्धारण के लिए विधि के सारवान प्रश्न कौन सा है, देखें। क्या विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत उस समय अन्य अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन करने की शक्ति धारण करता है जब अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण समाप्त हो चुका है और सम्मन का आदेश जारी करने के पूर्व उसको दोष सिद्ध का निर्णय भी उसी दिन दिया जा चुका है। सॉरी। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी अभियुक्त को, जो उसके सह अभियुक्त है,
उनके संयोगी अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण समाप्त हो चुका हो और उनका क्या हो, दोष सिद्धि का भी निर्णय हो गया हो, तो क्या उन व्यक्तियों के कथनों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का दोषी प्रतीत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या सम्मन जारी करना सही है कि नहीं है? क्या इस प्रक्रम पर सम्मन जारी किया जा सकता है उस व्यक्ति को जो अपराध का दोषी प्रतीत हो रहा है, जिसमें उसके अन्य सहअभियुक्तों को दोष सिद्धि हो चुकी हो? ये मामला डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। निर्णय सार देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। न्यायालय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग मामले में निर्णय की घोषणा अर्थात दंड की घोषणा से पूर्व ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। तदनुसार विरचित प्रश्न उत्तरित एवं धारा 319 के अंतर्गत अवर न्यायालयों के द्वारा शक्ति के प्रयोग हेतु अनेक सामान्य दिशा निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि आपको किसी को सम्मन करना है या 319 धारा 319 का प्रयोग करके किसी को सम्मन करना है, किसी को कस्टडी में लेना है, कुछ भी करना है, तो ये सारे काम आप कब करेंगे? दंड की घोषणा करने से पूर्व करेंगे। दंड की घोषणा करने के बाद ना आप किसी को सम्मन करें, ना ही किसी को आप किसी भी दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा में लें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। और कुछ दिशा निर्देश बता दिए सुप्रीम कोर्ट ने। पहला पॉइंट बताया है, यदि न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने और अभियुक्त को सम्मन जारी करने का है, तब मुख्य मामले में आगे विचारण की कार्रवाई करने से पूर्व ऐसा सम्मन आदेश पारित करेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए है अभियुक्त को, तो वो क्या करे, मुख्य मामला जो है उसमें आगे विचारण कार्रवाई से पहले ही या आदेश करने से पहले भी, आदेश से पहले ही क्या करे, वो उस व्यक्ति को सम्मन करे, उसे बुलाए और उसकी परीक्षा करे। दूसरी चीज बता दी, यदि निर्णय संयुक्त विचारण का है तब नए सिरे से विचारण केवल सम्मन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करने के बाद ही किया जाएगा। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें संयुक्त विचारण होना चाहिए व्यक्तियों का, तो जिन व्यक्तियों को न्यायालय को लगता है कि अपराध के दोषी हैं उनको सम्मन करेगा। सम्मन किस लिए करेगा? उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए कि वो न्यायालय में आ जाए और उनसे उस मामले के सारे तथ्य समझ लिए जाएं। तो इन सब मामलों में नए सिरे से विचारण होता है, जैसा कि हम 319 धारा में पढ़ा चुके हैं। आप धारा 319 कायदे से पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति सम्मन किया जाता है तो सम्मन करने के बाद फिर से उससे वैसे ही परीक्षा की जाती है जैसे वो व्यक्ति उस वक्त अपराधी था जबकि मामला शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि निर्णय जो दोष सिद्धि का निर्णय है उससे पहले आप सम्मन करिए, उसके बाद ना करिए। उसके अलावा आपको लग रहा है कि किसी सम्मन को, किसी विचारण को आगे चलाना ज़रूरी है, तो आप आदेश लिखने से पहले उस व्यक्ति को सम्मन कर लीजिए और सम्मन करने के बाद वो व्यक्ति जब न्यायालय में आ जाए उसकी उपस्थिति सुरक्षित हो जाए। सम्मन इसीलिए किया जाता है कि उससे उसकी उपस्थिति सुरक्षित हो जाए, उससे आप सारे प्रश्न कर सकें। वो न्यायालय में आ जाए तो उससे आप सारी प्रश्न कर लीजिए और विचारण को आगे बढ़ाइए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश करते हुए मामले को निर्णित कर दिया। अब हम लोग चले आखिरी निर्णय आज का 8वां, उस पर चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आज के टर्न का आखिरी निर्णय है, 2022 का 8वां निर्णय। क्या कहता है निर्णय? धनंजय राय उर्फ गुड्डू राय बनाम बिहार राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें किस धारा का प्रावधान है समझे? धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है। जैसा कि आप जानते हैं, सॉरी वीडियो पूरा हिल गया, 1 मिनट। जो ये धारा है, धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता की, ये धारा जो है दोष सिद्धि से अपील से संबंधित है। जो दोष सिद्धि से अपील होती है वो धारा 374 में होती है।
हुआ क्या है, विधिक प्रश्न इसमें यह है कि विधिक प्रश्न की क्या सत्र न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित 120 बी और धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को उच्च न्यायालय मात्र इस आधार पर ही निरस्त कर सकता है कि अपीलार्थी दोष सिद्धि के बाद से ही फरार चल रहा है। कहने का मतलब है, मामले में जो दोष सिद्धि हुई है और दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील हुई है, दोष सिद्धि से अपील हुई है, किसी ने दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की है और मामला गंभीर है, मामला 302 का है, 302 सापठित 120 का है, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी नाम इसको दर्ज किया गया है। तो क्या मतलब प्रश्न ये उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, प्रश्न ये आया है, क्या इतने गंभीर मामले में केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति की अपील को उच्च न्यायालय निरस्त कर सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि वो अपीलार्थी जो है दोष सिद्धि के बाद से ही फरार चल रहा है? तो क्या इस आधार पर ही हाई कोर्ट जो है दोष सिद्धि को उसकी जो अपील को निरस्त कर सकता है, करेगा? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देखिए निर्णय को समझ लें, क्या है निर्णय सार में। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बक्सर ने सत्र विचारण संख्या 338/206 में अपीलार्थी को निर्णय एवं आदेश दिनांक 4/9/2009 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 तथा सत्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। इसके विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया, किंतु पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश 25/8/2015 के द्वारा अपील के मेरिट पर गए बिना मात्र इस आधार पर अपील निरस्त कर दी कि अपीलार्थी फरार चल रहा है। उच्च न्यायालय का निर्णय विधिपूर्ण नहीं है। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील को निरस्त करने का फरारी कोई आधार नहीं है। तदनुसार उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त, मामला पुनः निर्णीत करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो विचारण न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया है, अपीलार्थी को दोष सिद्ध कर दिया है 2006 में, और उस व्यक्ति ने क्या किया, 2006 का मामला था, 2009 में दोष सिद्ध हुई है, निर्णय एवं आदेश लिखा गया है 2009 में, और ये मामला गंभीर था, 302, 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इनको दोष सिद्ध हुई। ये दोष सिद्ध के विरुद्ध क्या हुए, उच्च न्यायालय धारा 374 का सहारा लेकर उच्च न्यायालय में पहुंच गए। उच्च न्यायालय में उन्होंने अपील की दोष सिद्ध के विरुद्ध। तो उच्च न्यायालय चूंकि इनका पढ़ना पड़ता है, तो पटना उच्च न्यायालय ने की खंडपीठ ने इनको क्या हुआ, इनकी अपील को बिना मेरिट पर गए, मेरिट को ना देखते हुए सिर्फ इस आधार पर निरस्त कर दिया इनकी अपील को, ये जिस दिन से दोष सिद्ध हुई है इनकी, ये तब से फरार चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये दोष इनकी अपील निरस्त हो गई हाई कोर्ट से, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील किए अपीलार्थी जो है। तो अपीलार्थी ने जब उच्चतम न्यायालय में अपील की है, उच्चतम न्यायालय ने देखा कि भाई हाई कोर्ट को कहा कि आपने सिर्फ इस आधार पर इनको कैसे इनकी अपील को निरस्त कर दिया कि फरार चल रहे हैं। आपको मेरिट्स को देखना चाहिए था, मेरिट के अनुसार आपको अपील को निर्धारित करना चाहिए था, निर्णय देना चाहिए था। आपने ऐसे ही सिर्फ फरारी के आधार पर आप किसी व्यक्ति की दोष सिद्ध की अपील को निरस्त नहीं कर सकते। फरार चल रहा है वो अलग मैटर है, आप मेरिट्स को देखिए, अपील की मेरिट पे जाइए। सॉरी, ये कहते हुए, ये निर्णय देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, मतलब फिर से वापस कर दिया कि अब आप जो है सिर्फ फरारी को आधार ना बनाए किसी की अपील के लिए, अपील को निस्तारित करने के लिए, बल्कि मामले के मेरिट्स पे जाएं। अगर मेरिट्स के अनुसार वो व्यक्ति अपील से मतलब दोष मुक्ति पाने का हकदार है तो उसको दोष मुक्त करें, या उसकी दोष सिद्धि बरकरार रहना है तो उसको दोष सिद्ध बरकरार रखें,
फिलहाल उसके मामले को आप संज्ञान में लें, ना कि सिर्फ फरार व्यक्ति के मामले में फरार हो गया है इस आधार पर आप अपील को निरस्त कर दें। ऐसा अधिकार आपको नहीं है, ये अधिकार आपने गलत प्रयोग किया है। आप सिर्फ किसी व्यक्ति को फरार होने के आधार पर उसकी अपील को निरस्त नहीं कर सकते। इसलिए अब आप इसके अपीलार्थी की अपील को मामले को फिर से देखिए और उसको निस्तारित करिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से हाई कोर्ट के पास भेज दिया। ये आज का इतना कंप्लीट हो गया है कि हम चाह रहे हैं आपको 4-4, 5-5 निर्णय ही रोज़ दें, ज़्यादा निर्णय ना दें, क्योंकि इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसा कि हम बता चुके हैं, अपना नंबर दे चुके हैं, आप चाहें तो नंबर पर जुड़ जाएं, नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। कोई क्यूरी है तो हमसे आप कांटेक्ट कर लें। आप सिलेक्शन ज़रूर लें, हमारा मोटिव सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। कोई भी असुविधा हो रही है आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हमारे नंबर पर हम मैसेज करके कांटेक्ट करके जिस तरह से चाहें आप संपर्क करें। हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं, बट आप सिलेक्शन ज़रूर लें। उसके अलावा ये मैटर आप अपने सारे साथियों को भेज दीजिए। पूरा कंप्लीट मैटर है ये, पूरा मेंस का आपको पूरी मेंस की तैयारी कराता है। कहीं पर भी कोई चीज़ कम नहीं है। बहुत मेहनत से ये नोट्स हम आपके लिए बना रहे हैं। इन नोट्स को सारे साथियों को आप शेयर कर दीजिए। उसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए वीडियो देखते ही, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब हम आपको प्री का भी पढ़ाएंगे। प्री का मैटर मिलेगा आपको, मेंस का मैटर मिलेगा, अपडेटेड मैटर मिलेगा। आप लॉ में अपडेटेड रहेंगे तभी आप कामयाब रहेंगे। इसलिए हर अपडेटेड मैटर हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए सारे साथियों को मैटर शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगले टर्न पे मिलते हैं।